नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एक कीट है ना, जो इंसेक्ट है, ये इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों है, उसके कारण क्या है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बन जाते हैं ना। और मुझे आपसे यहाँ पे दो चीज़ डिस्कस भी करनी है। क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ कि क्या चीज़ डिस्कस करनी है। हो सकता है लास्ट तक आप वीडियो ना देखो, इसलिए मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। बात करते हैं आपके REO के सिलेबस की, ठीक है, RAEU के या RHO के सिलेबस की। आपके सिलेबस में जो प्लांट प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंटोमोपैथो, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंटोपैथो उसमें है, ठीक है, इंटोपैथो 2 है, ठीक। उसमें आपके सिलेबस में सीधे क्या दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है ना, और डिजीज, इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट उनके बारे में, प्लस कौन सी क्रॉप में लगता है उन क्रॉप से रिलेटेड, प्लस IPM पढ़ना है ना, कंपोनेंट क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के, स्प्रे डस्टर पढ़ना है, रोडेंटिसाइड पढ़ना है और प्रिकॉशंस पढ़ना है। तो मुझे आप ये चीज़ बताओ कि क्या मैं आपको यहाँ पर इंसेक्ट मार्फोलॉजी पढ़ाऊँ कि नहीं। मार्फोलॉजी, इंसेक्ट मार्फोलॉजी पढ़ाऊँ कि नहीं। इंसेक्ट मार्फोलॉजी प्लस इंसेक्ट फिजियोलॉजी, ये 2 पार्ट आपको पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। और इंसेक्ट टेक्सोनोमी, इंसेक्ट टेक्सोनोमी तो खैर मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें आपका आएगा मेटामॉर्फोसिस वगैरह। देखो अब इसके अंदर क्या क्या है, बोलोगे सर इसके अंदर क्या चीज़ है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। मार्फोलॉजी के अंदर क्या चीज़ है, मार्फोलॉजी के अंदर है कि जो उसकी बॉडी वाल, प्लस इंसेक्ट में क्या होता है, हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। तो हेड में आपका एंटोनी, माउथ पार्ट्स हो गए, कंपाउंड आइज हो गई, थोरेक्स में आपके लेग्स हो गए, विंग्स हो गए। फिर एब्डोमेन की बात करें तो उसमें प्रजनन अंग आ जाते हैं। तो ये आपका मार्फोलॉजी वाला पार्ट है। तो इसको आपको पढ़ाना है या नहीं, ये मुझे बता देना, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं दिया है कि इसको पढ़ना है। दूसरा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, इनके जितने भी सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड्रोकाइन सिस्टम है, हार्मोन कहाँ से क्या निकलते हैं, है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आते हैं इसके अंदर। तो वो पढ़ना है या नहीं। टेक्सोनोमी तो मैं पढ़ाऊंगा हालांकि, क्योंकि इसमें मेटामॉर्फोसिस आएगा, और मेटामॉर्फोसिस में अपने को ये पढ़ना जरूरी है कि किसमें कंप्लीट होता है, किसमें इनकम्प्लीट होता है ऑर्डर वाइज, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। इन 2 को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये मुझे ज़रूर बता देना। या तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप जो 5 से 6 में ओपन होता है, वहाँ पर आप बता सकते हो, ठीक है। या फिर मुझे अपना जो टेलीग्राम है, वहाँ पर भी मेन ग्रुप जो है उसका एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप बता सकते हो, और कमेंट्स के अंदर बता सकते हो कि सर ये पढ़ा दो। अगर मैं पढ़ाऊँगा इसको तो एक लेक्चर में शॉर्ट में आपको पूरा बता दूंगा कि मार्फोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक लेक्चर में। एक लेक्चर मार्फोलॉजी का हो जाएगा, एक लेक्चर फिजियोलॉजी का हो जाएगा। एक लेक्चर में पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, अगर पढ़ना है तो, है ना, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये मुझे एक बार बता देना आप कमेंट्स करके, ठीक है। चलिए हम अपने वापस आ जाते हैं। तो बच्चा लोग, यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो इंसेक्ट है उनकी अधिकता के क्या कारण है, इतनी ज़्यादा तादाद में हमें इंसेक्ट क्यों मिलते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है। तो उसके कई सारे फैक्टर हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 है ना बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्यों उनके इतनी कारण क्या है उनके अधिकता के। चलिए सबसे पहले पॉइंट अगर डिस्कस करूँ तो वो है इसकी अधिकता का कारण। तो बच्चा वो है हेक्सापोडल लोकोमोशन। क्या आएगा, हेक्सापोड लोकोमोशन, 6 पैर से चलना, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 6 पैर से चलना, 6 पैर से चलता है। देखो इंसेक्ट होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, समझना बातों को। ये पहला पॉइंट है हमारा, हेक्सापोड लोकोमोशन। इंसेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट की अगर शॉर्ट डेफिनेशन आप लेने जाओगे तो क्या बोलोगे, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर बोल सकते हो, जस्ट ए नंबर 1 2 3। 1 मतलब यहाँ पर एक पेयर है, ठीक है, पेयर मतलब जोड़ी, एक जोड़ी। एक जोड़ी क्या होती है इसमें, एंटनी, ठीक है, एंटनी होती है। 2 जोड़ी इसमें क्या होते हैं, विंग्स, पेयर होते हैं, पंख होते हैं। और 3 जोड़ी इसमें क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। 3 जोड़ी लेग्स होते हैं। 3 जोड़ी लेग्स मतलब 6 लेग्स होते हैं, 4 पंख होते हैं और 2 इनमें एंटेनी होती है। पेयर की बात करो तो 1 2 3,
ठीक है, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट जस्ट ए नंबर। अब उसमें 6 पेयर से लोकोमोशन होता है। अब इसका क्या रोल है कि सर ये जो है बहुत अधिकता में पाया जाता है, उसमें इसका हेक्सापोड लोकोमोशन जो है, हेक्सा मतलब 6 पेयर, लोकोमोशन मतलब चलना, 6 पैर से चलना। तो इसका क्या रोल है कि इसकी ये कारण है जिसकी वजह से ये अधिकता में पाए जाते हैं। देखो समझना, ये 6 पैर से चलता है, मतलब मैं बात करूँ तो अगर इंसेक्ट की 6 पैर तो 1, इसको L1 लिख लो, R1 लिख लो, L2 ये हो जाएगा आपका R2, L3 और R3। ये 6 लेग्स है इंसेक्ट के, ठीक है, ये 6 लेग है इंसेक्ट के। कैसे बना दूँ, हाँ ऐसे समझ लो। चलो मान लो ये एक इंसेक्ट है, ये 6 लेग है इसके, ये ठीक है। तो इसका मेन रोल क्या है, देखो रोल ये है इसका बच्चा कि ये एक बार में 3 पेयर का यूज़ करता है, ठीक है, जैसे L1, R2 और R3 एक बार में चलने में सिर्फ इन 3 पेयरों का यूज़ करता है। मतलब ये चलेगा तो पहले L1 का, R2 का और L3 का, इन 3 पेयरों का ये यूज़ करता है चलने में। जब ये इन 3 पेयरों से चलता है तब क्या होता है, तब ये इसका L2 पेयर, R1 पेयर और इसका R1 पेयर, L2 और R3 पेयर, ये जो है ये किस कंडीशन में चले जाते हैं, रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। ये इसकी खासियत है कि जब ये L1, R2 और R3 मतलब जब ये 3 पेयर से, एक प्लेस इससे और इससे जब ये चलता है तो ये 3 पेयर उसके रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे हमें चलने के लिए दोनों पैर का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारी एक टांग काट दी जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो हम एक पैर से नहीं चल पाते, हमें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इनमें क्या होता है, ये चलते हैं, 6 पैर इनके होते हैं, 3 पैरों का यूज़ करते हैं ये चलने में। जब ये 3 पैरों से चलते हैं तो बाकी 3 पैर इनके रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं, मतलब वो इनको आराम देते हैं, ठीक है। और जब इन 3 से चलेंगे तो इन 3 को ये आराम दे देते हैं। मतलब क्या है इसका बच्चा कि अगर मान लो कोई पैर इनका डैमेज हो जाता है, मान लो कोई ये पैर इनका टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तब भी ये आसानी से चल पाते, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि ये 3 का इस्तेमाल करके आराम से चल सकते हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से ये अधिकता में पाए जाते हैं, है ना। तो हेक्सापोडल लोकोमोशन जो है इसका एक मेन कैरेक्टर होता है, 6 पैर होते हैं, उसमें से जब 6 पैर में से एक बार में ये 3 पैरों का इस्तेमाल करता है चलने के लिए, ठीक है। डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, विजिबल है। तो ये एक बार में जो है बच्चा 3 का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये L1 पैर का इस्तेमाल करेगा, फिर यहाँ से ये R2 पैर का और R3 का, एक बार में इन 3 पैरों का यूज़ करता है। जब इन 3 पैरों का यूज़ करता है तो ये 3 पैर जो है रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। ये 3 पैर क्या चले जाते हैं, इनके आराम वाली कंडीशन में चले जाते हैं। और जब इन 3 पैरों का यूज़ करेगा, जब इन 3 पैरों का यूज़ करेगा ये R1 का, L2 का और R3 का, तब ये रेड वाले जो हैं वो आराम में चले जाएंगे। इन कंडीशन मान लो कोई पेयर इनका टूट जाता है, मान लो ये टूट गया इनका एक पेयर, तब भी क्या करेंगे, ये 3 पैरों का इस्तेमाल करके आराम से अपना जो है बैलेंस बना के चल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इनको समस्या नहीं आती है। ये है इसका पहला रीज़न। समझ गए बात को, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है, हेक्सापोडल लोकोमोशन, मतलब आराम से ये चल पाते हैं। अगर टांगे टूट भी जाए इनकी या डैमेज हो जाए तब भी आराम से ये चल सकते हैं, ये पहला रीज़न है। समझ गए बात को, चलिए ठीक है। डायग्राम में आपको बताते चलूँगा साथ में। दूसरा जो रीज़न है बच्चा, दूसरा एक रीज़न मिलेगा आपको कंपाउंड आई, कंपाउंड आईज, ठीक है, मतलब संयुक्त आंखें, संयुक्त आंखें, ठीक है। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं ये चीज़ें। संयुक्त आंखें मतलब इनके पास क्या होती है, 1 पेयर, 1 पेयर क्या होती है, 1 पेयर कंपाउंड आई होती है। क्या होती है, 1 पेयर कंपाउंड आई होती है। अब देखो ये आई जो होते किसका पार्ट है, हेड वाला पार्ट है। आगे सब पढ़ाऊंगा मैं, अगर आपको मॉर्फोलॉजी कराऊंगा शॉर्ट में, और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, मॉर्फोलॉजी आप कभी नहीं भूलोगे इसकी, है ना। तो 1 पेयर आँख मतलब एक जोड़ी इसमें संयुक्त आंखें होती है, एक जोड़ी संयुक्त आंखें इसमें होती है। इंसेक्टों में, कीटों में एक जोड़ी संयुक्त आंखें होती है। अब ये एक जोड़ी संयुक्त आंखें होती है, इन आंखों के अंदर इनके पास नंबर ऑफ ओमिटिडिया होते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल यूनिट। तो इसके अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल यूनिट, जिसको क्या कहते हैं, ओमिटिडिया। ओमिटिडिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कई सारी क्या होती है हेक्सागोनल, मतलब षट बोल सकते हैं, षटभुजाकार क्या होती है यहाँ पर इकाई होती है, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं षट कैसे लिखेंगे, षटभुजाकार इकाई कई संख्या में होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ओमिटिडिया उसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये होती क्या है षटभुजाकार ओमिटिडिया, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं उनकी आंखों में, ये ऐसे जुड़े हुए 6 कंपाउंड आइज इनके होते हैं। अच्छा, अब सर बोले सर इनका क्या रोल है, इनका रोल मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। समझना, एक पूरी कंपाउंड आइज होती है और उसमें क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ क्या होते हैं, ये अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। चलिए, पहली बात तो क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया विजिबल है। अब देखो, समझो बात को, क्या है यहाँ पर इसकी कहानी। ये आपको दिख रहे हैं, ये इसकी कंपाउंड आइज है। अब ये दिख रहा है आपको, ये है क्या, षटभुजाकार। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर इनका आंखों में, ये षटभुजाकार आकार है ना, षटकोणी बोल सकते हैं, षटभुजाकार नहीं, षटकोणी आकार का ये दिख रहे हैं दोनों तरफ, ये ठीक, ये दिख रहे हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है सर, इनका किलो में ये इसका काम क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझना, क्या बच्चा लोग, एक होता है ना जैसे अपने घर में किसान टार्च होती है किसान टार्च, देखी होगी आप सबने भी, इस तरीके से होती है किसान टार्च, और यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकलती है, ठीक। और एक आपके घर में लगा हुआ था कोई एलईडी, है ना, एलईडी लैंप या एलईडी कुछ भी आप समझ लो, वो लगे होते हैं, जिसमें इस तरीके की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके की यूनिट्स होती हैं जहाँ पर लाइटें जलती है। समझ रहा बात को, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कंपाउंड आई का क्या रोल है, ठीक। अब ये जो है ना बच्चा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है समझना, ये बैटरी जो है, ये बैटरी की जो लाइट आपको दिख रही है, ये हमारी आंखें हैं, है ना, इस तरीके की जो आंखें ये हमारी है। मान लो किसी ने पत्थर मारा, है ना, यहाँ पर ये पत्थर मारा और ये फूट गया, बल्ब जो है वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे बल्ब ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा ख़राब, मतलब बैटरी हो गई ख़राब, आपको बल्ब बदलना पड़ेगा। मतलब हमारी आंखों में मान लो कुछ गिर गया है, या फिर किसी ने पत्थर मार दिया, या फिर कुछ ऐसी एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई, तो हमें हमारी आंखें या तो कोई से लेना पड़ेगी, अगर वो भी इंस्टेंट मिल गई तो, अदरवाइज़ आपकी आंखें गई। कीटों में ऐसा नहीं होता। कीटों में क्या होता है, ये होते हैं ओमिटिडिया, ये सारे क्या होते हैं, ओमिटिडिया, ये सारे क्या है, ओमिटिडिया है, ठीक है। कंपाउंड आई के अंदर ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे ओमिटिडिया हैं। अब क्या होता है, मान लो किसी ने इंसेक्ट को पत्थर मारा, अब पत्थर मारा इतनी जगह में, ठीक है, ये पत्थर यहाँ पे लगा इसको आके, ये तो इतनी आँख इनकी क्या हो जाएगी, ख़राब, ठीक है, ये ओमिटिडिया हो गई ख़राब। लेकिन ये जो है बल्ब अभी भी क्या रहेगा, चालू, ये अभी भी वर्क करेगा, इतनी लाइट जो है अभी भी काम करेगी, ये आराम से यहाँ से देख सकते हैं, इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हम एलईडी बल्ब लाते हैं ना, तो कुछ हिस्सा ख़राब हो जाता है, फिर भी इधर वाले जो हिस्से में लाइट जलती रहती है। देखा होगा आपने कि जब हम कोई इस तरीके की एलईडी जो है लैंप लाते हैं, या बोल सकते हैं जिसको एलोजिन बोलते हैं, तो उसमें आइए इस कुछ पार्ट जो है ख़राब हो जाता है, पर बाकी पास वाला पार्ट वो जलता रहता है। तो इनकी आंखें कुछ इसी तरीके की है, हमारी जो है बैटरी की तरह या घर में लगे बल्ब की तरह होती है, एक बार फूट गया मतलब ख़त्म। इनकी क्या होती है, ये नंबर ऑफ ओमिटिडिया यहाँ पर होते हैं, इन ओमिटिडिया की वजह से मान लो कुछ पार्ट इनका डैमेज हो गया, फिर भी ये आराम से देख पाते हैं, किसी प्रकार की इनकी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। समझ गए बात को? तो ये होता है इनकी आंखें, ये खासियत है ना, इसीलिए ये अधिकता में पाए जाते हैं, ये एक कारण है इसका, इनकी कंपाउंड आईज। समझ गए? चलो, क्या बात की हमने, इनमें होते हैं ओमिटिडिया, और ओमिटिडिया की वजह से ये बहुतायत में, ओमिटिडिया की वजह से अगर इनका कुछ पार्ट खराब भी हो जाता है आंखों का, तब भी ये आराम से देख पाते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आ गया समझ में? बाकी सब कुछ आपको नोट्स में सारी चीज़ें लिखी मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए, समझ में आ गई बात?
फिर इनकी नंबर 3 पे हम बात करें तो आप बोल सकते हो एक्सो स्केलेटन या आउटर बॉडी वाल, आउटर बॉडी वाल, है ना। मतलब क्या है इसका मतलब है बाह्य कंकाल। क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल, या बोल सकते हो भारी परत, शरीर की भारी परत। क्या बोल सकते हो? शरीर की भारी परत, शरीर की भारी दीवार या परत बोल सकते हो, भारी दीवार। ये भी क्या करती है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इनको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। पहली चीज़ जो ये एक्सोस्केलेटन होता है ना बच्चों, ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ये काय का बना होता है? एक्सोस्केलेटन ही लगाना, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो है ना बच्चा, ये काय का बना होता है ये समझो पहले। ये बना होता है किसका? काइटिन का। किसका बना होता है ये? काइटिन का होता है। काइटिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है ना। काइटिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, ठीक। अब ये काइटिन का बना होता है, काइटिन प्लस प्रोटीन का बना होता है। काइटिन एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, काइटिन सेल, जैसे फंगस की सेल वाल में जो बनी होती है वो भी काइटिन की बनी होती है। इंसेक्ट की जो आउटर बॉडी वाल है वो भी काइटिन की बनी होती है ना। एक तरीके का पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं इसको, है ना। एक तरीके का क्या होता है? ये पॉलीसेकेराइड्स होता है। अब ये काइटिन की बनी होती है, मतलब क्या होती है? बहुत हार्ड होती है, हार्ड। इनकी परत जो होती है बहुत कठोर, कठोर के साथ साथ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी मजबूत होती है। स्ट्रॉन्ग काफ़ी क्या होती है? मजबूत होती है, ठीक। काफ़ी मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसके कारण क्या होता है? इनके अंदर ये काफ़ी हार्ड, मजबूत और फ्लेक्सिबल होती है। इसके कारण क्या होता है? ये प्रोटेक्ट कर पाती है। ये प्रोटेक्ट मतलब ये सुरक्षा या रक्षा, सुरक्षा बोल सकते हो, रक्षा कर सकते हो किसी। पहली बात तो ये कैसे रक्षा करता है? तो इनकी, जैसे मान लो हम धूप में दौड़ते हैं, है ना। मान लो हमने रनिंग की, दौड़ा, या फिर हम धूप में बैठे तो हमें प्यास लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? पानी की कमी। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, वाटर लॉस होता है। अगर हम सनलाइट में बैठेंगे तो वाटर लॉस होगा, पसीना निकलेगा, तो ऑब्वियसली प्यास लगेगी। तो ये जो है इनकी जो बॉडी वाल होती है, जो काइटिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटेक्ट करती है क्या? वाटर लॉस को, है ना। लैक ऑफ वाटर लॉस, है ना। लैक ऑफ वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करती है, लैक ऑफ वाटर लॉस, ठीक। अब मान लो जो वाटर लॉस है उसको कम करेगी। प्रोटेक्शन क्या दे रही है? जो वाटर लॉस है, पानी की कमी को, या जो है पानी की जो हानि है उसको कम करती है ना। पानी की हानि को कम करते हैं ये जो शरीर में, है ना। पानी की हानि में कमी, पानी की हानि में कमी करते हैं ये, है ना। मतलब उनकी बॉडी से क्या होगा? पानी की जो कमी है वो कम से कम होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी वाल जो है, ये जो काइटिन की बनी हुई है, ये बहुत कठोर होती है, हार्ड होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये क्या करती है? पानी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसलिए ये जहाँ कम पानी में भी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है? ये किससे प्रोटेक्ट करती है? फिजिकल और मैकेनिकल इंजरी, फिजिकल एंड जो मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। भौतिक और यांत्रिक क्षति, भौतिक एवं यांत्रिक क्षति से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? इसकी बॉडी वाल, ठीक है। भौतिक और यांत्रिक क्षति से भी क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। तीसरा क्या काम है इसका? तीसरा क्या काम है बॉडी वाल का? मेंटेन करती है शेप एंड साइज, मेंटेन शेप एंड साइज मतलब आकृति और आकार को मेंटेन करके रखती है, बनाए रखती है, ठीक है। आकृति एवं आकार को बनाए रखती है, बनाए रखती है। जैसे हमारी बॉडी का पूरा शेप जो है हमारे स्केलेटन पे डिपेंड करता है। हमारा जो हड्डियों का ढांचा है ना, उसी पे हमारी बॉडी का पूरा शेप है। अगर हमारे अंदर हड्डियां नहीं होती तो हम पूरे एक तरह से एक पॉलीथीन के अंदर पूरे पैक होके आ जाते हैं ना, हम चल फिर नहीं पाते। तो उसी तरीके से इनका जो स्केलेटन है उसकी वजह से इनका जो शेप है और साइज है वो मेंटेन रहता है। फिर और क्या चीज़ यहाँ पर आपको करेगी? बॉडी वाल क्या काम करती है?
बॉडी वाल जो इनके अंदर जो उपांग होते हैं, उपांग मतलब इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस, उनको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जो अपेंडेजेस होते हैं इनके स्ट्रेंथ प्रोवाइड, क्या करते हैं ये, गिवन स्ट्रेंथ टू अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस जो उपांग होते हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, जो उपांग होते हैं, उपांग को मजबूती देते हैं। ठीक है, उपांग का मतलब क्या होता है, जैसे बिच्छू में आगे से निकला रहता है ना, जहाँ से वो जैसे केकड़ा है, केकड़ा में इस तरीके से 2 क्लाम्प निकले हुए थे, कोई भी जाएगा एकदम से पकड़ लेगा, तो वो क्या है, इनके अपेंडेजेस है, उपांग है, जो प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो किसी कोई प्रीडेटर है, उनका भोजन है, उसको पकड़ने के लिए जो इनके अंग निकले हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम। जैसे बिच्छू है वो डंक मारने में काम आता है, जैसे गाय भैंस उनमें सींग निकले हुए होते हैं मारने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको बोलते हैं। तो उनको मजबूती प्रदान करने का काम भी कौन करता है, इनकी बॉडी वाल, क्योंकि ये हार्ड है तो जो उपांग निकले होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, और क्या काम का इसका, और क्या काम कर सकता है ये बच्चा, इनकी बॉडी वाल और क्या काम कर सकती है। तो ये इनकी जो बॉडी है ये है ना, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, ठीक है, मान लो ये जो भी है ना, ये इंसेक्ट है, तो इनकी जो ये बॉडी है ये, तो ये इन मसल अटैचमेंट का भी काम करती है। ये जो बॉडी वाल है ये मसल के अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है, प्रोवाइडिंग एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। जो मसल्स होती हैं, मसल अटैचमेंट है ना, पेशियों के जुड़ने के लिए जो है क्या, एरिया प्रदान करती है। ठीक है, जो पेशियां हैं, मांसपेशियां, पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान या एरिया, स्थान प्रदान करती है, स्थान प्रदान करती है कौन, बॉडी वाल। समझ में आ गए। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये आसानी से ख़त्म नहीं होते, बहुत आयत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास अपने खुद के जो लड़ने के अस्त्र शस्त्र होते हैं जिसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है, इनके वाटर लॉस नहीं हो पाता है, पराठाट होती है, तो कम पानी में भी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं। फिजिकल मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए इनके ऊपर हार्ड कवर्स होते हैं, पंख इस तरीके से होते हैं, मजबूत पंख होते हैं, आसानी से दूसरे पास चले जाते हैं। ठीक, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये पार्ट नंबर 3। नंबर 4 पे बात कर रही थी, ये इनका जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल साइज़ के होते हैं, छोटा आकार। क्या होता है, छोटा आकार। छोटा आकार से मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं अगर बहुत सिंपल सेंस में बात करूं, इंसेक्ट बहुत छोटे हैं। मैं अपने घर की दैनिक जीवन वाली बात कर लेता हूं। ठीक है, अब सबके घर में चूहे तो होते ही हैं, है ना, चूहे होते ही हैं सबके घर में। आपने देखा होगा कि चूहे थोड़ी सी देर में यहाँ से वहाँ तुरंत भाग जाते हैं, है ना। आपने देखा, अगर आप उसके पीछे भागोगे तुरंत यहाँ से वहाँ घुस जाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि कहीं पे भी छिप जाएंगे, आपको मिल नहीं पाएंगे। आप ढूंढते रहोगे, सामान इधर से उधर उठाओगे, भाई यहाँ घुसा है, वहाँ घुसा है। तो ये छोटा, वो तो चूहा तो फिर भी बड़ा है, लेकिन वो भी एक तरह आता तो उसी में रोडेंटिसाइड, उससे भी हम क्या करते हैं, वो भी हमारे जो स्टोर जो पेस्ट हैं उसमें आता है। तो जो स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ छोटा आकार होने की वजह से ये आसानी से छुप सकते हैं। ठीक है, किससे, उनके जो शत्रु होते हैं नेचुरल, जैसे चूहे हमसे छुप जाते हैं, देख के भाग जाते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट भी जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो आसानी से छुप जाते हैं कहीं पर भी, छोटा आकार होने के कारण। दूसरी चीज़, अब ये जो है आकार में छोटे होने के कारण, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटे आकार के कारण इनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ, छोटा आकार होने के कारण इनको कई चीज़ें की जो रिक्वायरमेंट होती है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ किस चीज़ की, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने का स्थान। कम जगह चाहिए कि भाई बहुत छोटा है, एक मतलब मिलीमीटर में होता है। अब चूहे को भी ले लो, छुपने के लिए कम जगह चाहिए, कहीं पे भी छुप जाएगा। इंसेक्ट तो बहुत छोटे हैं, बहुत mm में होते हैं, 0.5 mm 0.25 mm साइज़ होती है ना। मतलब आपकी बॉडी में भी कहीं छुप जाएगा ना, वो तो पता नहीं लगेगा आपको, है ना। कई बार आप देखते हो ना कि आपको हल्का सा पता चला कुछ किसी छोटे से बारीक से इंसेक्ट ने काट लिया, पर आपको दिखा नहीं, वो इतना बारीक होता है, इतना कम उसकी साइज़ होती है।
तो वो कहीं पे भी छुप जाएगा, आपको पता नहीं, आपकी नाखून के नीचे छुप जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, इतनी छोटी साइज होती है। तो इनको रहने के लिए, शेल्टर के लिए बहुत ही कम जगह चाहिए, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ शेल्टर, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, खाना इनको बहुत ही कम चाहिए, है ना भाई, जितना छोटी साइज उतना कम। जैसे बच्चे, है ना, आप जो है आप 4 रोटी खाते होंगे तो बच्चा आधी रोटी खाता होगा, है ना, क्योंकि छोटा है, साइज छोटी है, तो उसको जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी कम है। तो जितना छोटा साइज उसको फूड भी कम चाहिए। अब फूड कम चाहिए तो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं ना। इंसान भूखे मर सकते हैं, जानवर नहीं मरता भूखा, है ना, जानवर नहीं भूखा मिलता, क्योंकि उसको जहाँ जो मिल जाता है वो खा लेता है। और इंसेक्ट तो बहुत छोटे होते हैं, आराम से वो इतना भोजन उसको आराम से मिल जाता है कि वो सर्वाइव कर जाए। तो शेल्टर, फूड, है ना, 2 चीज़ चाहिए, शेल्टर, फूड और एनर्जी, एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। समझ गए? मतलब कीट, इंसेक्ट इतने छोटे होते हैं कि उनको रहने के लिए बहुत ही कम जगह, खाने के लिए बहुत ही कम चाहिए और एनर्जी उनको बहुत कम चाहिए ताकि वो आराम से सर्वाइव कर सके। और इतने छोटे होते हैं कि जो उनके नेचुरल एनिमी होते हैं, उनके जो शत्रु होते हैं प्राकृतिक, उनसे वो आसानी से छुप जाते हैं, उनके पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? छोटे आकार के कारण, क्या लिखेंगे? छोटे आकार के कारण इनको रहने, खाने व ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए इनको ऐसा लिख लो, इनको जीने के लिए रहने, खाने व ऊर्जा की कम से कम आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात? छोटा आकार का फ़ायदा ये है। ठीक है, आसानी से अपने शत्रु को ये चमका दे देते हैं, है ना। चमका देने का मतलब है कि उसको आसानी से बेवकूफ़ बना के भग लेते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। फिर छोटी साइज़ है तो सीधी सी बात, इनकी बॉडी वाल, इनकी मसल अटैचमेंट काफ़ी मजबूती होती है ना, काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक, आसानी से ये भग जाते हैं, आसानी से ये कहाँ से, अपने शत्रु से छिप जाते हैं। तो छोटे आकार के कारण तो है ये एक बहुतायत में पाए जाते हैं। और क्या रीज़न है बच्चा? और आ जाओ, फंक्शनल विंग इनके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 5 क्या आ जाएंगे इनके अंदर? फंक्शनल विंग्स, मतलब कार्यशील पंख, कार्यशील पंख इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब कार्यशील पंख की अगर बात करें ना बच्चा, कार्यशील पंख, अब देखो हमने बात की थी इनके अंदर जो है 2 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक, 2 जोड़ी पंख इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 जोड़ी जो पंख है ना बच्चा, वो कहाँ पाए जाते हैं वो समझ लो। ठीक, कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, हालांकि दिखा दूंगा। ठीक, ये तो हो गया इसका हेड, जहाँ पर एंटेनी इस तरीके से निकली हुई होती है इनकी, है ना। ठीक, ये है इसका प्रो, मैं लिख देता हूँ प्रोथोरेक्स, ये है मीजोथोरेक्स और ये है मेटाथोरेक्स। ये क्या है? थोरेक्स। थोरेक्स मतलब हिंदी में बोलते हैं वक्ष, और ये जो है क्या है? इनका हेड है। ठीक है, और ये क्या है? एब्डोमन। एब्डोमन मतलब उदर, पेट जिसको हम बोलते हैं। कौन सा? ये वाला पार्ट, जिसमें कई सारे जो है खंड होते हैं, है ना। मतलब ये 6 पार्ट तो ये होते हैं, थोरेक्स होते हैं कितने? 3 पार्ट में, और उदर होते हैं 11 पार्ट में। टोटल कितने सेगमेंट होते हैं इंसेक्ट के अंदर? 20 सेगमेंट होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा, मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो 20 सेगमेंट, 20 जो है पार्ट इसके अंदर होते हैं। 6 भाग तो इसके अंदर हेड के अंदर होते हैं, इनके कंपाउंड आई से ना, ये आपको देख रहा है ना, ये आपको ही देख रहा है ये इंसेक्ट। अब समझना इसकी बात क्या है। मैंने बोला कि इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं, तो क्वेश्चन यही कई बार पूछ लेते हैं कि पंख जो है थोरेक्स में पाए जाते हैं, लेकिन किस पार्ट में पाए जाते हैं? जो पंख पाए जाते हैं ना बच्चा, ये पंख जो आपको देखने को मिलेंगे, ये मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स में। समझ गए?
एक जोड़ी पंख तो होते हैं किसमें, मेटाथोरेक्स में, और एक जोड़ी पंख होते हैं मीजोथोरेक्स में। ठीक, समझ गए बात। दो जोड़ी पंख होते हैं इनके अंदर, तो एक जोड़ी जो पंख आपको मिलेंगे वो मीजोथोरेक्स में, एक मिलेंगे मेटाथोरेक्स में। समझ गए। आगे और मुझे मार्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हेड क्या है, थोरेक्स क्या है, एब्डोमेन क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ आएगी। पर ये समझ लो फंक्शनल विंग है इनके, दो पेयर होते हैं, दो जोड़ी होते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, एक मीजो में और एक मेटा में। और जो पेयर है, पेयर तीनों में पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी पेयर जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इसका, ये एक जोड़ी पेयर यहाँ देखने को मिलेगा, और एक जोड़ी पेयर ये यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा कर दूँ ताकि देखने में आपको भी मज़ा आए। समझ रहे हो, एक जोड़ी पेयर इसका यहाँ मिलेगा आपको, एक जोड़ी पेयर यहाँ मिलेगा, एक जोड़ी पेयर यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये दो कर लेना है ना, एक उस तरफ है, ये मैं बना देता हूँ इसको, ये दो, समझ गए। ये तो एक जोड़ी इसमें प्रो में, एक मीजो में, एक मेटा में। तो ये आपका थोरेक्स है, ये हेड है, और ये एब्डोमेन है। ये है ना, इसमें एक तरीके के खंड पाए जाते हैं एब्डोमेन। और यहीं पे क्या होती है, इनकी सरसी वगैरह होती है, जहाँ पर जो ओविपोजिटर या ओरी वगैरह इनकी पाई जाती हैं। तो अब ये है ना बच्चा, ये विंग्स इसमें क्या काम करते हैं जिसकी वजह से बहुतायत में पाए जाते हैं। पहली चीज़, इनके जो पंख होते हैं, इनका मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन काम क्या है, मेन फंक्शन है उड़ना। मेन फंक्शन क्या है, फ्लाइट, उड़ना। ठीक है, क्यों उड़ते हैं ये, चलो आप थोड़ा इधर आ जाओ, फ्लाइट की बात कर लेते हैं। उड़ते क्यों हैं ये, है ना, ये फ्लाइट करते हैं, ये इनका मेन फंक्शन है उड़ना। कहाँ से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं ये, है ना। इनका मेन काम क्या है, उड़ना। पंख है तो पंख से क्या काम करेंगे, उड़ने का ही काम करेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये इनको काम में लाते हैं उड़ने के लिए। और एक स्थान में दूसरे स्थान पर ये क्यों जाएंगे भैया, क्यों जाएंगे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, खाना ढूंढने के लिए जाएंगे, जगह रहने के लिए शेल्टर ढूंढेंगे, और फाइंड मेट, मतलब मेटिंग के लिए अपने अपोजिट सेक्स को ढूंढने के लिए जाएंगे। ठीक है, चले समझ में आ गई बात। मेन फंक्शन है, फ्लाइट करते हैं ये। मेल फीमेल, मेल अगर है ये तो, या मेल या फीमेल जो भी हो, है ना, ये अपने भोजन के लिए, है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, और जो मेटिंग, ठीक है, मेटिंग के लिए, संभोग के लिए बोल सकते हैं, है ना, फाइंड द मेट। तो संभोग के लिए अपना जो मेट है, अपोजिट सेक्स है, उसको ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसके लिए ये अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लंबी दूरी पर जाना है तो पंख से जा सकते हैं, चल के नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने डिजर्ट लोकस्ट सुना होगा ना, डिजर्ट लोकस्ट जो राजस्थान से इंटर करता है, पाकिस्तान से आता है, राजस्थान से इंटर करता है, पूरी पूरी फसल बर्बाद कर देता, पूरे झुंड में आता है वो, है ना। तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऐसा कुछ चलता है, उड़ता है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो ये काम के लिए, ये मेन काम तो ये हो गया, फ्लाइट क्यों करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, किसके लिए, खाने के लिए, जगह ढूंढने, रहने की जगह ढूंढने के लिए, दूसरी बात मेटिंग के लिए, है ना। इसके अलावा इनके पंख क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु से रक्षा के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक शत्रु से रक्षा के लिए। अब पंखों का इस्तेमाल कैसे करेंगे प्राकृतिक शत्रु से रक्षा के लिए। मान लो ये उड़ते हुए जा रहे हैं, है ना, और सामने से किसी ने कोई ऐसा इंसेक्ट आया, इनका जो प्राकृतिक शत्रु है वो आया, वो उन पर अटैक करेगा। तो इनके पंख जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। जैसे हमें आगे पंखे के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रा टाइप होते हैं, सेमी इलेक्ट्रा टाइप होते हैं, है ना, हाल्टर्स टाइप होते हैं, इनको आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रा, सेमी इलेक्ट्रा और हाल्टर्स, है ना। इलेक्ट्रा का मतलब होता है कि इनके जो आगे के जो पंख होते हैं ना बच्चा, है ना, दो जोड़ी पंख होते हैं, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये इस पे आ जाओ, ये अब इनके जो आगे के जो पंख है ना बच्चा, ये पंख बहुत हार्ड होते हैं, ये पूरे हार्ड होते हैं,
ये आगे के पंख क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड मजबूत होते हैं। तो इससे अगर मान लो कुछ टकरा भी गया तो ये पंख और पीछे वाले पंख जो होते हैं ना बच्चा, वो मेम्ब्रेनस होते हैं। तो आप देखोगे जो पीछे वाले पंख होते हैं ना वो मेम्ब्रेनस होते हैं, इसलिए जालीनुमा पंख होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। तो जैसे ही कोई अटैक कर आएगा, कुछ मारेगा, यहाँ से कुछ मारे भी गा, तो ये हार्ड वाले पंख से टकराकर इनको कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, जब भी ये अपने स्थान पर जाते हैं, बैठ जाएंगे, मतलब जब उड़ेंगे नहीं, तो ये आगे वाले पंख, पीछे वाले पंख जो मेम्ब्रेनस पंख है उनको कवर कर लेते हैं, है ना। देखना, आपने देखा होगा ना, कहीं जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच का ऊपर वाला जो है ना वो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब जो उनके ऊपर वाले पंख होते हैं और पीछे वाले पंख उनके मेम्ब्रेनस होते हैं, पर वो जब भी वो जो नीचे वाले पंख को बिल्कुल कवर कर लेता है, तो एकदम हार्ड जैसे पत्थर जैसा होता है वो, है ना। तो ये काम है कि वो प्रोटेक्ट करता है, किसको, नेचुरल एनिमी से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं ये, और पीछे वाले पंखों को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आगे के पंख इनके बहुत हार्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रा, सेमी इलेक्ट्रा में आगे वाला पंख आधा हार्ड होता है और आधा मेम्ब्रेनस होता है, तो वो भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस तरीके से इनको जब मैं मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब इसको थोड़ा विंग्स को आप डिटेल कर लेंगे वहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे कि इस कारण से भी ये बहुतायत में पाए जाते हैं। समझ गए बात को। चलिए विंग के बाद बात करते हैं, चलिए अरे आजा भाई, विंग के बाद बात करते हैं इसमें क्विकर स्पेसिएशन। अरे थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, नंबर 6 जो भी नंबर हो, है ना, क्या होगा इसमें, क्विकर स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब प्रजाति की बात हो रही है, क्विकर मतलब जल्दी प्रजाति, जल्दी प्रजाति। जल्दी प्रजाति का मतलब क्या है, तेजी से तेज प्रजातियां, या इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपनी प्रजातियों को बढ़ा लेते हैं। क्विकर स्पेसिएशन मतलब बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं उसका कारण बताता हूँ आपको। एक तो इसमें होते हैं ये स्मॉल साइज़ के, है ना, पढ़ लिया हमने, स्मॉल साइज़ के होते हैं। फिर इनका जो लाइफ साइकिल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल अलग से देखेंगे, मतलब 2 से 4 वीक का, बहुत सारे इंसेक्ट मोस्टली जो है उनका 2 से 4 वीक का लाइफ साइकिल होता है। मतलब ये एक से बनेंगे, ये जो भी है निम्फ जो बनेंगे, निम्फ या एडल्ट जो भी बनते हैं ना, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। निम्फ से ये एडल्ट बन जाते हैं और एडल्ट वापस अंडे देते हैं। तो इनका जो ये लाइफ साइकिल है ये छोटा होता है, 2 से 4 वीक का होता है, और फटाफट जो है अपनी स्पीसीज ये बना लेते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज छोटे होते हैं, लाइफ साइकिल इनका छोटा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फटाफट अपनी जो जनरेशन बनाते रहते हैं, अपनी प्रजातियों को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बहुत इनका जो है रेट जो है काफ़ी फास्ट होता है, फास्टर रेट से बहुत तेज़ी से अपनी जो है लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट करते हैं। मतलब छोटा लाइफ साइकिल है तो जल्दी इनकी प्रजाति। अब यह जरूरी थोड़ी है एडल्ट तो एक ही अंडा देगा। अब मान लो यहाँ पर 100 अंडे दे दिए, तो अब ये 100 से कितने बनेंगे, है ना, कितने बनेंगे, तो इनकी प्रजातियाँ बहुत जल्दी से डबल होती है ना, मल्टीप्लाई होती है। ठीक, तो ये एक कारण है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्विकर सक्सेशन के बाद, हेक्सापोडल हो गया हमारा, फंक्शनल वीक हो गया, कंपाउंडाइड हो गई। अब इसमें आते हैं क्या, स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन। ठीक है, स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन का मतलब होता है फैले हुए, सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो है पूरी बॉडी में इनके फैले हुए रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताता हूँ, ये आजा भाई नीचे, ये जो इंसेक्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये अब इनके जो है इंसेक्ट के अंदर, एंटीनी के अंदर 3 पार्ट होते हैं। चलो, इनकी आँखों में सेंस ऑर्गन होते हैं, इनकी एंटेनी में सेंस ऑर्गन होते हैं, इनकी पाँव में सेंस ऑर्गन होते हैं, इनके एब्डोमेन में सेंस ऑर्गन होते हैं, इनकी पंखों में सेंस ऑर्गन होते हैं। मतलब पूरी बॉडी में इनके जो है सेंस ऑर्गन फैले रहते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है महसूस करने मतलब कि ये अपने शत्रु को दूर से ही आते हुए पहचान लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। साउंड से, जैसे यहाँ पर जॉनसन ऑर्गन होता है ना, जॉनसन ऑर्गन होता है, 3 पार्ट होते हैं एंटेनी के अंदर, स्केप होता है, पेडिसेल्स होता है और फ्लैजिला होता है। तो जो पेडिसल होता है, पेडिसल में एक जोहानसन ऑर्गन होता है। जॉनसन ऑर्गन जो होता है वो ऑडिटरी ऑर्गन होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो है ऑडिटरी मतलब साउंड को, ध्वनि को सुनने का काम करता है। तो एंटेनी क्या काम करती है, इसको साउंड को सुन लेती है, दूर से कोई आ रहा है तो उसकी आवाज़ से वो पहचान लगी कोई आ रहा है। ठीक है, दूसरा इनकी जैसे एक मॉल क्रिकेट है, मॉल क्रिकेट की जो आगे वाली टांगे होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है ना, साउंड निकलता है उसके अंदर से, तो वहाँ से ये ऑर्गन है।
क्या है, ये सेंस ऑर्गन है। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये जो इनके एनिमीज़ होते हैं, जो शत्रु होते हैं, उनको पहचानने में ये सारा अपना अंग लगाते हैं। दूसरा, खाना कहाँ पर है उसको सूंघने के लिए, उसको पहचान करने के लिए अपने अंगों का, ये संवेदी अंगों का यूज़ करते हैं, सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ से इतनी दूरी पर जो है भोजन है ना, यहाँ से इतनी दूरी पे जो है हमारा अपोजिट सेक्स मेल है जो है मेटिंग करने के लिए। फिर सामने से कोई जो है हमारा एनिमी आ रहा है, शत्रु आ रहा है, इनको पहचानने के लिए इनके पास क्या होते हैं, कई सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कई सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चलिए, अभी मैंने बात की यहाँ पे सेंस ऑर्गन की। अब देखो, अब उसका मैं अब बताता हूँ आपको रीज़न। घर में मक्खियाँ तो होती है ना, आप सबके घर में मक्खियाँ तो जनरली, अभी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ परेशान करती हैं। तो जैसे मान लो आप बैठे हुए हैं तो आपके हाथ पे यहाँ पे मक्खी आके बैठ गई, या खाने पे मक्खी बैठ गई, आप इसको ऐसे करके पकड़ने जाते हो, आपके हाथ में आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि वो सेंस कर लेते हैं कि हमारी तरफ कोई शत्रु हमारा आ रहा है हमें पकड़ने, तो तुरंत उड़ जाती है। कई बार कुछ केसेस में पकड़ में भी आ जाती है भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, पर जनरली मोस्टली केसेस में आप पकड़ने जाते हो वो उड़ जाती है मक्खी जो है, हाउस फ्लाई। अगर मान लो आपके हाथ पे बैठी हुई है और आप बोले कि मैं इसको पकड़ूंगा, आप ऐसे करके पकड़ने जाओगे उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेंस कर लेती है, उनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमारी तरफ कोई शत्रु बहुत तेज़ी से आ रहा है और वहाँ से भाग जाते हैं। समझ गए बात? चलिए, तो भागने में उन्होंने पंखों का इस्तेमाल किया और सेंस करने के लिए उन्होंने अपने जो सेंस ऑर्गन है उनका इस्तेमाल किया। तो जो इंसेक्ट की जो है एंटेनी होती है ना, यहाँ पर होता है ये इसका भाग, है ना, एंटेनी होती है। उस एंटेनी का जो भाग है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होगा, और फिर यहाँ से जो है इसकी फ्लैजिला चालू हो जाती है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। ये हो जाता है इसका स्केप, सबसे जड़ वाला पार्ट। ये होता है इसका पेडिसेल, और ये होता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है ये क्या है, फ्लैजिला होता है। तो पेडिसेल में एक ऑर्गन होता है जिसको जोहान्सन ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑडिटरी ऑर्गन होता है। ऑडिटरी ऑर्गन मतलब साउंड को, ये ध्वनि को सुन सकता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में इनके स्कैटर ऑर्गन्स फैले हुए रहते हैं। मैं शायद आपको डायग्राम भी दिखा दूं। ये इस तरीके से सेंस ऑर्गन, ये विजुअल ऑर्गन, गेस्टरी ऑर्गन, पूरी बॉडी में इनके ऑर्गन्स फैले हुए रहते हैं। ठीक है, जो ये इस तरीके से आप देखोगे तो ये जोहान्सन ऑर्गन होता है इनकी एंटेनी में। एक्सटर्नल सेंस कर लेते हैं, ये क्रोडोटोनल ऑर्गन्स होते हैं। सारी पूरी बॉडी में इनके जो है ऑर्गन्स फैले रहते हैं। तो ये अपने एनिमीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको स्मेल कर पाते हैं, अपने खाने को स्मेल कर पाते हैं, कितनी दूरी पर हमारा भोजन रखा है उसको स्मेल कर पाते हैं ना। जैसे मान लो आपके घर में कोई चाय मान लो किसी बच्चे ने चाय गिरा दी, तुरंत मक्खियाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्मेल कर पाती है, वो सेंस कर पाती है कि भैया कोई हमें आसपास कहीं भोजन मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो ये स्कैटर सेंस ऑर्गन इनके अंदर होते हैं। अब स्कैटर सेंस ऑर्गन के बाद अगर हम बात करें तो इसमें होता है डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। नंबर जो भी हो, क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विकेंद्रित तंत्रिका तंत्र। विकेंद्रित तंत्रिका तंत्र इनके अंदर होता है। अब विकेंद्रित का क्या मतलब है? विकेंद्रित का मतलब है बच्चा, पूरी बॉडी में इस तरीके से इनके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फैला रहता है। किस तरीके से? जैसे घर में आपकी सीढ़ी होती है ना, ये सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी नुमा, इस तरीके से पूरी बॉडी में इनके। अब मैं चाहे तो यहाँ पे आप ये डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो, है ना। ये तो ये तो आपका इंसेक्ट हो गया है ना। ये इनकी पूरी बॉडी में, ये थोरैक्स है यहाँ पर, है ना, और ये इसका क्या है? एब्डोमेन है, उधर है, और ये आपका हेड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर पूरी बॉडी में जो है इंसेक्ट इस तरीके से, ये जो नर्वस सिस्टम है वो फैला रहता है। किस तरीके से? सीढ़ी नुमा। आप क्या बोल सकते हो? लेडर लाइक जो है नर्वस सिस्टम इनमें होता है, सीढ़ी नुमा। पूरी बॉडी में ये फैला रहता है। ठीक है, पूरी बॉडी में ये फैला हुआ रहता है। या फिर हमें बोलो किस तरीके से, आपने अपनी साइकिल या बाइक की जो चेन देखी होगी,
है ना। बाइक या साइकिल की जो चेन होती है वो किस तरीके से होती है, इसी तरीके से होती है। साइकिल और बाइक की जो चेन होती है इस तरीके से, एक नोट दूसरे नोट से जुड़ी हुई रहती है, ये है ना। साइकिल की चेन या बाइक की चेन आपने देखी होगी, एक नोट दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इसी तरीके से इनका जो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला रहता है। अब ये पूरी बॉडी में फैला रहता है तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, मान लो कोई पार्ट इनका टूट गया या ये किसी पार्ट से ये कट के अलग हो गए, तब भी क्या काम करेगा, इनका नर्वस सिस्टम काम करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी में फैला हुआ है। हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ है, यहाँ पर है, खोपड़ी में। खोपड़ी में अगर लग गई या खोपड़ी में अगर गई तो हम गए, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम हमारे हाथों में तो है नहीं, हमारे स्टमक में तो है नहीं, हमारे पाँव में तो है नहीं। हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ से काम करता है ना, ब्रेन से। इनका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। अगर मान लो आपने इंसेक्ट को यहाँ से काट दिया तब भी ये काम करेगा इनका नर्वस सिस्टम। इसलिए आपने देखो ना केचुओ को आपको एक बीच में से अगर मान लो कट भी जाता है केचुआ, तब भी वो जिंदा रहते हैं और अपना आराम से अपनी लाइफ साइकिल या जितना भी उसका लाइफ स्पेन होता है वो पूरा जीता है ना। और आराम से वो चल फिरते, कोई उनको दिक्कत नहीं आती है ना। तो किस कारण से, इसी कारण से कि पूरी बॉडी के अंदर इनका नर्वस सिस्टम फैला हुआ रहता है। अगर ये इनका कोई बॉडी पार्ट अलग हो भी जाता है तब भी ये आराम से सर्वाइव करते हैं। जैसे कि बात करते हैं जो है फीमेल सिल्क वर्म। फीमेल सिल्क वर्म जो है उसका थोरेक्स अलग हो गया था, ठीक है। फीमेल सिल्क वर्म का जो है वो कहाँ से, थोरेक्स से मतलब वक्ष से क्या हो गई थी, अलग करने के बाद उसको थोरेक्स से अलग कर दिया। थोरेक्स से अलग कर दिया का क्या मतलब है, मान लो ये वो फीमेल है, उसको यहां से अलग कर दिया, किस पार्ट से, थोरेक्स से। ये थोरेक्स इसका इस तरफ रह गया, ये इसका क्या हो गया, एब्डोमेन। अब इसको अलग करने के बाद भी ये क्या करेगी, अपने मेल के द्वारा क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज बाय द मेल। क्या होगी ये, फर्टिलाइज्ड बाय मेल। मतलब इसका जो अपोजिट सेक्स है, जो मेल सिल्क वर्म है, उसके द्वारा ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगी और क्या कर देगी, ले एग अंडे दे देगी, ठीक है। फिर भी ये अंडे दे देगी। देखो कितना खतरनाक सिस्टम बनाया है भगवान ने, कुदरत ने, है ना। नेचर में कितनी सारी खतरनाक चीज़ें हैं कि ये यहाँ से अलग हो गई, ये पूरा पार्ट इसका अलग हो गया, है ना, 2 टुकड़े में बढ़ गई है। उसके बावजूद भी ये अपने मेल आएगा, इसके साथ क्या करेगा, मैटिंग करेगा, मतलब उसको आराम से फर्टिलाइज कर देगा और ये अंडे दे देगी। सोचो, और अपने को 2 पार्ट में अलग कर दो तो हम तो मर ही जाएंगे। मैटिंग करने की तो दूर की बात है ना। तो ये इस वजह से भी ये बहुत टाइम पाया जाता है, मतलब मरते मरते भी अंडे दे के चली जाएगी ये, तो भाई अपनी प्रजाति को तो बढ़ाएगी ना। ये एक कारण है, क्योंकि पूरी बॉडी में इनका जो है नर्वस सिस्टम फैला रहता है। समझ गए बात को। आज पता नहीं डायग्राम अच्छे बन रहे हैं मुझसे, है ना। जनरली डायग्राम मुझसे बनते नहीं है और ना ही मैं कभी डायग्राम बनाया हूँ अपनी लाइफ में, पर आज बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक ये कारण हो गया। और क्या कारण है बच्चा, और है, जो भी नंबर हो, मेरे ख्याल से 9 नंबर होगा, डायरेक्ट रेस्पिरेशन मतलब प्रत्यक्ष श्वसन, प्रत्यक्ष रूप से इसमें श्वसन होता है। अब देखो प्रत्यक्ष रूप से श्वसन कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। हम जो सांस लेते हैं वो कैसे ले रहे हैं, फेफड़ों से ले रहे हैं, लंग से सांस ले रहे हैं। इंसेक्ट सांस कहाँ से लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट जो है, देखो इंसेक्ट डायरेक्ट रेस्पिरेशन कैसे होता है, इंसेक्ट के अंदर होते हैं ट्रेकिया। क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, ट्रेकिया, ठीक। अब ये ट्रेकिया जो होते हैं, ये बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर आउटसाइड बाहर की तरफ खुलते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। मैं डायग्राम इसको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। इसका डायग्राम देखना, ये कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था मैंने ना, चेन की तरह दिखता है इनका सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। ये इसको समझो, यहीं से समझ लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको क्लियरली विजिबल है। देखो ये है, क्या है, ये है इनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं ट्रेकिया। क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं। ये ट्रेकियल ट्रंक्स, ट्रेकिया इनके अंदर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं। अब ये जो ट्रेकिया होते हैं, इनके बाहर की तरफ ओपन रहता है। क्या होता है, एयर लाइक ट्यूब्स। ये बाहर की तरफ क्या होती है, एयर ट्यूब होते हैं, ऐसा इनको क्या बोल सकते हैं हम, ये एयर सेक्स होते हैं। ये एयर सेक्स, ये कहाँ ओपन होते हैं, ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं। जब ये बाहर की तरफ होते हो तो ये क्या लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन, बाहर से क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन।
यहाँ से ये ले लेते हैं, बाहर से क्या लेते हैं ऑक्सीजन, इनको क्या बोलते हैं स्पाइरिकल्स बोलते हैं, याद रखना। ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइरिकल। तो ये सांस कैसे लेते हैं बच्चा, ये लेते हैं ट्रेकिया प्लस स्पाइरिकल, ट्रेकिया प्लस स्पाइरिकल से ही अपनी सांस लेते हैं। तो इसमें रेस्पिरेशंस के लिए क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, एयर लाइक मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें क्या होते हैं, ये एयर सेक्स होते हैं और बाहर की तरफ ये ओपन होते हैं, और जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं इनको बोलते हैं हम स्पाइरिकल। यहाँ से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं, और अंदर लेने के बाद बच्चा है ना, ये अंदर लेने के बाद क्लोज हो जाते हैं, अंदर होने के बाद ये क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, ये क्लोज क्यों करते हैं, क्लोज इसलिए करते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, वाटर लॉस ना हो। हमने पढ़ा था ना, जो बॉडी वाल जो है इसकी काम करती है। अगर मान लो क्या होगा, ये ओपन रहेंगे तो सीधी सी बात ऑक्सीजन तो जा रही है, लेकिन क्या होगा, ओपन रहेंगे तो क्या होगा, इनमें से वाटर का लॉस भी होगा। तो ये ऑक्सीजन लेने के बाद तुरंत क्लोज हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं, फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं, ताकि ये इनके अंदर वाटर का लॉस ना हो। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इस तरीके से इनका मतलब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ही, और इसके अंदर आप बोले ना अलग अलग पाए जाते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेलोन्यूस्टिक टाइप होता है ना, हेन्यूस्टिक टाइप, इन्यूस्टिक टाइप मतलब 10 अगर पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं तो 2 + 8 होते हैं, 2 + 8, 2 थोरेक्स में होंगे, 8 एब्डोमेन में होंगे, 2 थोरेक्स में होंगे, 8 एब्डोमेन में होंगे। तो इनको जो है एन्यूस्टिक, हेलोन्यूस्टिक, एन्यूस्टिक इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो वो मैं अब रेस्पिरेशन अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट में वहाँ पे बता दूंगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर 2 थोरेक्स में और 8 एब्डोमेन में है स्पाइरिकल्स, तो वो किस टाइप का जो है रेस्पिरेशन है वो मैं बता दूंगा आपको जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से आपका मामला क्लियर है, ये आप देख भी सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। एयर ट्यूब लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया होते हैं, और ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं, और जो ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ से फ्री ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्लोज कर देते हैं ना, क्लोज मैकेनिज्म होता है ताकि ये एयर को एडमिट करे और वाटर लॉस से रिस्ट्रिक्ट हो, इनके अंदर वाटर लॉस ना हो। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक, उसके बाद बात करें तो हाई फुसिडिटी, नंबर 10 की बात करें तो इनके अंदर होती है हाई फुसिडिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हाई मतलब बोल सकते हैं हाई फुसिडिटी का मतलब होता है एक लेइंग कैपेसिटी, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, एक लेइंग कैपेसिटी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाई फुसिडिटी मतलब जो है बोल सकते हैं, जो भी है हिंदी देख लेना इसकी, हाई फुसिडिटी का क्या होता है। मुझे समझ में आता है कि एक लेइंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, एक लेइंग कैपेसिटी। हाई फुसिडिटी मतलब अत्यधिक जो है इनके जनन क्षमता आप बोल सकते हो, है ना। हाई फुसिडिटी मतलब अत्यधिक प्रजनन क्षमता आप बोल सकते हो। ठीक है, हाँ यही होगा, उच्च प्रजनन क्षमता, उच्च प्रजनन। ठीक है, उच्च प्रजनन मतलब हाई ईग लेइंग कैपेसिटी। हाई ईग लेइंग कैपेसिटी का मतलब यही है बच्चा कि आपने देखा होगा जैसे टर्माइट, दीमक कितने अंडे दे देती है, कितने अंडे दे देती है, हर सेकेंड एक अंडा देती होगी वो। तो लगभग कहा जाता है कि वो 70,000 से 80,000 अंडे दे देती है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर इतने अंडे ये दे देती है, मतलब हर सेकेंड एक अंडा देती होगी। 70,000 से 80,000 अंडे 24 घंटे के अंदर दे देती है, मतलब कितनी उच्च प्रजनन क्षमता है, एक लेइंग कैपेसिटी कितनी खतरनाक होती है इनके अंडों के अंदर। हालांकि इंसान जो है एक नहीं कर पा रहा है टाइम से, ये कितने कर देते हैं, 70,000 80,000। अब सोचो कितने 70,000 80,000 में से आधे भी अगर मर जाते होंगे तो भी कितने हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो इसमें आता है का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो प्रणाली है वो क्या है ना। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, प्रजनन प्रणाली या प्रजनन विधि। अभी सर इंसेक्ट में भी प्रजनन विधि होती है भाई। नेचर में सब कुछ सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है भगवान के द्वारा, या आप बोल सकते हो प्रकृति के द्वारा, सब कुछ सिस्टमेटिकली डिज़ाइन है। ठीक है, प्रजनन विधि। अब देखो इसमें एक तो होती है सेक्सुअली, है ना, मतलब लैंगिक आप बोल सकते हो। दूसरा इसमें होता है पार्थेनोजेनेसिटी, क्या आ जाएगा,
पार्थेनोजेनेटिकली, ठीक। या तो आप लैंगिक प्रजनन इनके अंदर होता है या पार्थेनो। तो जो फास्ट रेट ऑफ प्रजनन होता है, फास्टर रेट किससे तो आता है? पार्थेनोजेनेसिटी से। जो फास्टर रेट होता है, फास्टर रेट मतलब तीव्र जो दर होती है प्रजनन की क्षमता की, वो पार्थेनोजेनेसिटी में होती है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअली जो होगा वो तो एक प्रॉपर टाइम होता है। प्रॉपर टाइम का मतलब होता है जैसे इंसानों में 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा होता है, जैसे गाय भैंसों में, एक भैंस की बात करो 320 में होता है, गाय में होता है 270 से 280 दिन के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो पार्थेनोजेनेसिटी मतलब हो सकते हैं कि जो इनके पार्ट से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर बडिंग के द्वारा, है ना, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा इस तरह होता है। तो हाइड्रा में एक बर्ड निकलती है, ये बर्ड कट के अलग आ जाती है और यहाँ से फिर एक हाइड्रा बन जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिटी मतलब ये बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है, साइंस में आप पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेटिकली मतलब होता है कि एक इंसेक्ट, जैसे केचुए है, केचुए को आप बीच में से काट दोगे 2 केचुए बन जाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें जो है प्रजनन जो है पार्थेनोजेनेटिकली से जो है फास्टर रेट से होता है। सेक्सुअली तो जो इनकी जो नेचुरल प्रोसेस है उसी से होगा, लेकिन पार्थेनोजेनेटिकली से क्या होता है, ये जल्दी जो है अपने नंबर्स को बढ़ा लेते हैं, किससे? पार्थेनोजेनेटिकली से, ठीक। ये एक रीज़न हो गया। फिर इसमें आता है आपका क्या? शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो मैं बता ही चुका हूँ शॉर्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, 2 से 4 सप्ताह की इनकी लाइफ साइकिल होती है। उसके अलावा इसमें स्पेसिसिटी ऑफ फूड, जो भी 13-14 नंबर हो, स्पेसिसिटी ऑफ फूड, स्पेसिफी, क्या लिखा मैंने यार, स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड। तो हम बोल सकते हैं खाद्य विशेषता। खाद्य विशेषता का क्या मतलब है? खाद्य विशेषता का मतलब है बच्चा, जितने भी इंसेक्ट हैं सबका भोजन अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबका भोजन अलग अलग से क्या मतलब है? जैसे हम जितने भी इंसान हैं सब क्या खाते हैं? रोटी, दाल, चावल, ज़्यादा से ज़्यादा मांस, मच्छी, मटन खा लेते होंगे, है ना। तो हमारे इसमें खाने का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर लेस कंपटीशन फॉर फूड। यहाँ पर क्या होता है? लेस कंपटीशन फॉर फूड। तो यहाँ पर भोजन के लिए, खाद्य के लिए, जो खाद्य है इनका, खाद्य के लिए जो प्रतिस्पर्धा जो है कम से कम होती है, प्रतिस्पर्धा कम होती है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसेक्ट का, कीट का जो है भोजन अलग अलग होता है। जैसे राइस के इंसेक्ट राइस के प्लांट को ही खाएंगे, गेहूं के इंसेक्ट गेहूं के प्लांट को ही खाएंगे, कपास के कपास को ही खाएंगे, है ना, कोई टमाटर के हैं तो टमाटर को ही खाएंगे। तो ये इंसेक्ट जो है इनकी स्पेसिफिसिटी होती है फूड की, कि वो जिस भोजन को खाते हैं उसी को खाते हैं। जैसे बकरी जो है क्या खाती है? पत्तियाँ वगैरह खाती हैं। गाय भैंस को आपको चारा खिलाना पड़ता है ना। वैसे इंसेक्ट में क्या होता है? इंसेक्ट में हर इंसेक्ट का भोजन अलग अलग है ना, भोजन अलग अलग है। जैसे राइस में आप ले लो, आपका गंदी बग राइस पे लगता है ना। गेहूँ में आपका आर्मी वर्म लगता है और स्टेम बोरर आपका मेज में लगता है। तो इनका जो फूड है, स्पेसिटी है, वो अलग अलग है। तो इनके अंदर कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है तो सीधी सी बात है, एक दूसरे से लड़ाएंगे तो नहीं, एक दूसरे को एक दूसरे को काट के तो मरेंगे तो नहीं। इंसानों में होता है, खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ के लिए 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, ये मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। वो अपने बच्चों वाली कहानी सुनी होगी ना, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, है ना। एक रसगुल्ला था कटोरी के अंदर, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। तो ये इंसानों की कंडीशन है, एक ही रखा, लड़ाएंगे, ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। इंसेक्ट में जो है, कीटों में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इनका सबका जो है टेस्ट अलग अलग है, सबका भोजन अलग अलग है ना। कोई पत्ती खा रहा है तो कोई राइस का पौधे पे निर्भर है, तो कोई गेहूं के पौधे पर निर्भर है, कोई किस पे निर्भर है। तो इनकी भोजन अलग अलग है, इनके अंदर कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, तू क्या खा रहा है, तेरे को जो खाना है वो खा, मैं जो खा रहा हूँ मेरे को खाना है वो मैं खाऊंगा, सीधी सी बात। तो एक ये कारण है ना बच्चा। एक और लास्ट कारण है जीनेत ऑफ इवोल्यूशन, है ना। क्या बोलेंगे? जीनेत ऑफ इवोल्यूशन। आप इसको बोल सकते हैं विकास की पराकाष्ठा, है ना, विकास की पराकाष्ठा। अब विकास की पराकाष्ठा से आप क्या समझते हो? विकास की पराकाष्ठा से आप क्या समझते हो? देखो, जैसे इंसानों में होती है, मतलब इंसानों में क्या होता है, इंसान एक
सोशली बोल सकते हैं एनिमल है। सोशल एनिमल मतलब एक समाज में रहता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि मजदूरी भी करता है ना, मजदूरी भी करता है इंसान। उसी तरीके से यहाँ पर इनका जो विकास की पराकाष्ठा का मतलब यही है कि इनका जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये लेबर में भी बटे हुए रहते हैं, है ना। जैसे आप दीमक में देखोगे, हनी बी में देखोगे तो कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, एक रानी होती है। कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है नेचर ने कि एक रानी रहेगी, उसके खाने के लिए जो है वर्कर्स काम करेंगे, उसकी रक्षा के लिए सैनिक काम करेंगे। तो ये विकास की पराकाष्ठा है, मतलब जिन्हें तो इवोल्यूशन है। मतलब क्या है, इनके अंदर भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है। ये झुंड के झुंड में चलेंगे, जैसे डिजर्ट लोकस पूरे एक साथ पूरा झुंड एक साथ चलेगा। तो ये बोल सकते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, इनमें लेबर सिस्टम होता है ना। और ये अपने जीने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं। मतलब क्या होते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए, हमारी एक अच्छी लाइफ हो, एक अच्छी लड़की मिल जाए, उसके लिए आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल जाए। वैसे भैया इंसेक्ट भी करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने जीने के लिए संघर्ष करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना। तो ये होता है इसका जीनेटोप इवोल्यूशन, मतलब विकास की पराकाष्ठा। कुछ और चीज़ें बता देता हूँ इसमें, जो इसका प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन है। प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन का मतलब होता है सुरक्षात्मक अनुकूलता, है ना। सुरक्षात्मक अनुकूलता मतलब इसमें एक क्या होता है, बिहेवियरल, कुछ चीज़ें समझो। क्या होता है, बिहेवियरल होता है, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, तीसरा हो जाएगा कलरेशन, और चौथा हो जाएगा यहाँ पर केमिकल। मतलब ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। बिहेवियरल में बात करते हैं तो यहाँ आता है थानाटोसिस। क्या लिखा मैंने, थानाटोसिस का क्या मतलब है बच्चा। थानाटोसिस का मतलब होता है कि इंसेक्ट को लग रहा है कि ये सामने वाला शत्रु खतरनाक है ना। इंसेक्ट को ये समझ में आ गया कि भैया सामने वाला शत्रु खतरनाक है, अब मेरा क्या होगा, तो वो मरने की नाटक करता है। क्या नाटक करता है वो, मरने की नाटक करता है, ठीक है। क्या, एज ए डेथ शो करता है। जैसे कुछ बीटल है ना, कुछ बीटल है, उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। थानाटोसिस मतलब कि वो मरने की एक्टिंग करता है, ठीक है, मरने की एक्टिंग करता है, ये समझ लो। थानाटोसिस का मतलब होता है मरने की एक्टिंग करना, है ना। जैसे मान लो आपने देखा होगा सैनिक वगैरह क्या करते हैं, जब वो कहीं पे दलदल में या घास के बीच में ऐसे लगता है कि अब सारे सैनिक मर गए, शत्रु को ऐसा लगता है कि सारे सैनिक मर गए, और वो एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं कि हमने सबको मार दिया। अचानक से एक सैनिक उठता है और सबको मार देता है ना। तो जो मरने की एक्टिंग्स करता है वो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको थानोसिस बोलते हैं, और ये कीटों में होती है। कीटे क्या करते हैं, अपने आप को मरा हुआ साबित कर देते हैं कि हम मर गया हूँ। जैसे वो था ना किक के अंदर, माँ कसम 15 मिनट तक जो है सांस रोक सकता हूँ और टक से वापस आ सकता हूँ। तो ये है ना, ये मरने की एक्टिंग करते हैं, 15 मिनट तक रहते हैं और टक से वापस आ जाते हैं। तो ये कैरेक्टर किस में होता है, इंसेक्ट में। दूसरा स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रा टाइप क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। इलेक्ट्रा टाइप क्या होता है, विंग्स होते हैं। मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ये 2 विंग्स होते हैं। तो ये विंग्स क्या होता है, बिल्कुल हार्ड होता है ना, बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है। तो ये क्या करता है, पीछे वाले इंसेक्ट को भी प्रोटेक्ट करता है जो मेम्ब्रेनस होता है, साथ में अपने नेचुरल एनिमी से भी प्रोटेक्ट करता है। इस पीछे वाले पंख को, पूरे शरीर को ये ढक कर रख लेता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। कलरेशन मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, कलरेशन में ये प्रोटेक्टिव कलर्स होते हैं। जैसे स्टिक इंसेक्ट जो है वो इसमें कलर होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इतना सारा कलर होता है उसको हम देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। केमिकल जैसे बी होती है, बी जो होती है वो क्या करती है, वेनोम, जहर निकालती है। अब सीधी सी बात है, जहर निकालेगी तो ये अपने एनिमीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, शत्रु को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बच्चा समझ में आया
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ाई जो एग्जाम में आ सकती है, जैसे कि बीज जो है वेनम जहर निकालने का काम करती है, कौन सा जो स्टिक इंसेक्ट है जो कलरेशन उसमें प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, इलेक्ट्रा जो है वो विंग, ये इसको तो मैं आगे और पढ़ाऊँगा। थानोसिस होता है जो इंसेक्ट मरने की एक्टिंग करता है, बिहेवियर टाइप्स चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चा, और अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना तो आपको मज़ा आ गया होगा कि बस सर यार ये चीज़ें अब समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला आपको, मेरे को बता देना मार्फोलॉजी पढ़ना है या नहीं, फिजियोलॉजी पढ़ना है या नहीं। पढ़ना है तो एक लेक्चर में पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा मार्फोलॉजी की, एक लेक्चर में फिजियोलॉजी की पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। आज एक ही लेक्चर होगा, अगर आप मेरे को मैसेज डाल देंगे तो कल मैं मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी दोनों एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सोच रहा हूँ कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के, वो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई इसी महीने में कंप्लीट हो जाए, और ये जो है एंटोमोलॉजी का कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग डबल से भी पढ़ाऊंगा, टाइम रहेगा तो, नहीं तो मैं जो लेक्चर है वो सारे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।